हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। हम कर रहे हैं क्या, हम लोग कर रहे हैं जीएसटी का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कर रहे हैं 12 डेज से रिलेटेड। और आज है अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई। होप सो आप लोग पुराने वाले डेज का सारे करते हुए आ रहे हो। अगर नहीं करते आ रहे हो तो एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो कर लेना। ये रिवीजन अगर अच्छे से कर लोगे, उसके साथ क्वेश्चन आंसर बना लोगे तो तुमको काफी मतलब ईजी हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। वन मोर थिंग, मैं ये जो कंसाइज बुक यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके साथ आपको क्वेश्चनर भी मिलेगा। आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो या चाहो तो अपना वाला भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी में जो है वो है अंडर सेक्शन 15। तो अपने क्या बोलेंगे 15(1) जो कि बात करता है वैल्यूएशन। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई। बट दो कंडीशन है, क्या, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए और प्राइस होनी चाहिए सोल कंसिडरेशन। आपने अब तक पढ़ा होगा कि जो वैल्यूएशन है उसमें रूल्स भी लगता है, बट एक चीज याद रखना, रूल्स में जाने के लिए इसमें से कोई एक कंडीशन ब्रीच होनी चाहिए, तभी आप रूल्स पे जा पाओगे, नहीं तो आपको यही जनरल फॉलो करना पड़ेगा। जो 15(1) है वो क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, जो भी प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल है। कंडीशन क्या होना चाहिए, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए और प्राइस जो होना चाहिए वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। 15(2) उसमें कुछ कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे, वो 15(2) बताता है। कुछ कुछ चीजें एक्सक्लूड करेंगे, वो 15(3) बताता है। 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) इंक्लूजन, 15(3) क्या क्या चीज डिडक्ट कर सकते हैं। तो 15(2) क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, तो ये है ए बी सी डी ई, चाहो तो लर्न कर सकते हो। तो 15(2) ए क्या बोलता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड कर देना एक्सेप्ट जीएसटी। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे एक्साइज या वैट लगा है, तो वो ऐड हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। यानी एक्साइज और वैट पे भी जीएसटी लग जाएगा। जी हाँ, एक्साइज और वैट पे भी जीएसटी लग जाएगा। कोई थर्ड पार्टी पेमेंट है, थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा पेमेंट जिसको इनकर किया है रेसिपेंट ने, इनकर किया है रेसिपेंट ने, लेकिन उसकी लाइबिलिटी थी आपके सप्लायर की। सप्लायर को पेमेंट करना चाहिए था, लाइबिलिटी उसकी थी, पर पेमेंट कौन किया, पेमेंट किया रेसिपेंट। तो ऑन बिहाफ जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेसिपेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर पेमेंट कर दिया, तो इसको भी ऐड कर देंगे अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। और क्या इंक्लूड करेंगे 15(2) सी, सी बोलता है इंसिडेंटल, इंसिडेंटल सी आ गया ना। हाँ, इसी तरह लर्न करना पड़ता है। कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है वो ऐड कर दो। इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या होता है, इंसिडेंटल एक्सपेंस होता है जैसे तुम्हारा वारंटी, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, ये सब ऐड ऑन कर दो वेदर कंपलसरी और नॉट। लेकिन 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 एक चीज याद रखना, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी होना चाहिए, तभी ऐड करना। ठीक है, मैंने क्या बोला, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी होगा तो ही ऐड करना, वरना ऐड मत करना। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंसिडेंटल 15(2)(c) इंसिडेंटल एक्सपेंस लाइक प्री डिलीवरी, पैकिंग चार्जेस, ये सब वारंटी वगैरह ये सब ऐड कर दो, बट ये सब बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई होगा तभी करना, वरना मत करना। इंटरेस्ट लेट फीस एंड पेनल्टी, इंटरेस्ट लेट फीस एंड पेनल्टी अपने टीओएस में भी किया है, याद करो, वहां पे भी बोला था वैल्यूएशन में आएगा ये। तो ये किस लिए, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। आपने लेट से पेमेंट किया, उसलिए आपको इंटरेस्ट लगा, वो इंटरेस्ट जो आपने पे किया, तो सप्लायर को उस इंटरेस्ट को भी वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा और उस पर भी जीएसटी लगेगी। इसका टीओएस किस दिन आता है, जिस दिन ये रिसीव होता है उस दिन आता है, लेकिन वैल्यू वहां पे जुड़ जाता है, याद रखना। मतलब एक क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, क्या चीज का है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, और उसमें क्या है, इंटरेस्ट भी है, ये वाला इंटरेस्ट भी है उसमें। तो उसमें क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन तो यहां करना है इंटरेस्ट का, बट इसका जो पेमेंट होगा ना, ये जब मिलेगा उस मंथ के, टीओएस आएगा उस मंथ के नेक्स्ट मंथ का 20th तक आपको पेमेंट करना है। बट बाकी जो पूरा वैल्यूएशन आया वो जिस दिन टीओएस हुआ उस वाले में। नहीं समझ रहे हो, क्वेश्चन करो, समझ जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं सब्सिडी। इंक्लूड अपने को क्या करना, सब्सिडी जो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है, अदर देन गवर्नमेंट वाला, अदर देन गवर्नमेंट वाला कौन सा अपने को करना है, अपने को करना अदर देन गवर्नमेंट वाला। नहीं समझे, आ जाओ नीचे बना है इसीलिए चार्ट। सब्सिडी अगर गिवन बाय गवर्नमेंट तो ऐड नहीं करना है इसको वैल्यू में। अगर सब्सिडी किसी और ने दिया है और वो लिंक्ड टू प्राइस है तो ऐड करना वैल्यू में, और नॉट लिंक टू प्राइस है तो ऐड मत करना वैल्यू में। पर सब्सिडी में एक चीज हमेशा याद रखना, सब्सिडी जब एग्जाम में आएगी ना, तो कई बार क्या होगा कि वो इंक्लूड करके देंगे, मतलब वो ऑलरेडी माइनस करके देंगे तुमको। तो अगर तुमको ऑलरेडी माइनस करके देंगे ना, तो इस वाले सिनेरियो में कुछ मत करना, नील लिख देना और ये वाला नोट दे देना। ओके, और ये वाले सिनेरियो में क्या करना, ऐड कर देना वैल्यू में। सिंपल।
तो अपने क्या बोले, वैल्यू ऑफ सप्लाई 15(1), वैल्यू क्या होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(1) के तहत ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, जो भी प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल है। दो कंडीशन, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए, प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन होना चाहिए। 15(2) कुछ कुछ चीजें इंक्लूड करनी है, क्या, ए बी सी डी ई, क्या इंक्लूड करना है ए में अपने को इंक्लूड करना है सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी, यानी इंटरटेनमेंट टैक्स या तुम्हारा एक्साइज वैट कुछ भी है वो ऐड कर देना, बट जीएसटी का भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू निकलेगा उस पे जीएसटी निकालेंगे, ठीक है। फिर 15(2)(b) क्या बोलता है, थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब क्या होगा, थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब कोई भी ऐसा पेमेंट जिसके लिए सप्लायर लायबल था पर रेसिपेंट ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो वो भी ऐड कर देंगे। 15(2)(c) इंसिडेंटल एक्सपेंस, जितना भी प्री डिलीवरी चार्जेस हो गया, वारंटी हो गया, ये सब ऐड कर देंगे, लेकिन ये तभी करेंगे जब बिफोर या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है तभी। फिर 15(2)(d) किसकी बात करता है, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इसको भी ऐड करेंगे। लेकिन इसका टीओएस कब आएगा, जिस दिन ये रिसीव होगा, इसका पेमेंट कब होगा, जिस दिन ये रिसीव हुआ उस मंथ उसका टीओएस आया, उस मंथ के नेक्स्ट मंथ के 20th तक इसको पेमेंट करेंगे। और 15(2)(e) क्या चीज की बात करता है, बात करता है सब्सिडी की। अब सब्सिडी में क्या है, अगर गवर्नमेंट से मिला है तो ऐड नहीं करेंगे, अदर देन गवर्नमेंट है फिर देखेंगे लिंक टू प्राइस है क्या, अगर लिंक टू प्राइस है तो ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं ऐड करेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी एडजस्ट करके कई बार दिया होता है, तो उस सिनेरियो में गवर्नमेंट वाले में आपको कुछ नहीं करना है, बस नोट लिख के आ जाना, और अदर देन गवर्नमेंट वाला है तो उसमें देखना है लिंक टू प्राइस है कि नहीं, अगर लिंक टू प्राइस है तो ही ऐड करना, नहीं तो मत करना, वहां पे भी सिर्फ नोट लिख के आ जाना। अब बात करते हैं 15(3) डिडक्शन। मैंने बोला कुछ कुछ चीजें घटा भी सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, तो कुछ घटा सकते हैं, क्या घटाएंगे, डिस्काउंट। पर डिस्काउंट घटाने के लिए एक चीज याद रखना, अगर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है, अगर बिफोर है या एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो ही उसको डिडक्ट करेंगे, अगर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तभी उसको डिडक्ट करेंगे। अगर आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है, सप्लाई आफ्टर डिस्काउंट है, जैसे जैसे क्या होता है ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि जैसे 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दिया तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे करके इनवॉइस के नीचे लिखा रहता है, उस वाले सिनेरियो में क्या होगा, तो एग्रीड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सिंस ये नीचे लिख दिया तो ये पहले से एग्रीड है, तो उस सिनेरियो में डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। आईटीसी जो रेसिपेंट ने ऑलरेडी क्लेम कर लिया उस अमाउंट पे, उसको वो रिवर्स करना पड़ेगा। और नॉट एग्रीड है, अचानक से हुआ डिसाइड, पहले से एग्रीड नहीं था, तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, माइनस नहीं कर पाओगे डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट माइनस करने के लिए अगर पहले से तय था, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई तब तो माइनस कर देना, आफ्टर सप्लाई है फिर देखेंगे क्या पहले से तय था, अगर पहले से तय था तो माइनस करेंगे, प्लस आईटीसी रिवर्स करेगा रेसिपेंट, और अगर पहले से तय नहीं था तो उस सिनेरियो में माइनस करने नहीं देंगे। तो इधर आ जाओ, ये देखो, ये वाला देखते हैं अपने, सेलिंग प्राइस है नोटबुक का 50, कंपनी यूजेस इट्स सीएसआर फंड टू पे द सेलर एट ₹30, सो दैट द स्टूडेंट पे ओनली ₹20 फॉर नोटबुक, ठीक है। 50 की नोटबुक थी, 30 रुपया उसमें आपका सब्सिडी हो गया और 20 रुपीज उसकी एमआरपी हो गई। अब मेन कस्टमर को 20 पे सेल हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग वैल्यूएशन क्या करते हैं, अपने आप से जनरली जो वैल्यूएशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल 20 लेते, बट 15(2)(e) क्या बोलता है, सब्सिडी ऐड करो, नॉन गवर्नमेंट वाला, सिंस ये एक कंपनी है तो ये नॉन गवर्नमेंट हो गई। अब ये लिंक टू प्राइस है कि नहीं देखना पड़ेगा, क्या सीएसआर की वजह से प्राइस घट गया, क्या सीएसआर की वजह से प्राइस घट गया, सब्सिडी की वजह से क्या प्राइस घट गया, हाँ, तो मतलब लिंक्ड टू प्राइस है। अब लिंक टू प्राइस है तो उसको ऐड कर देंगे, तो फॉर जीएसटी पर्पस भले ही तुम्हारा एमआरपी 20 है, बट फॉर जीएसटी पर्पस वैल्यू विल बी ₹50, द वैल्यू ऑफ द नोटबुक विल बी ₹50, ठीक है। भले ही तुम 20 रुपए में बेचो उससे फर्क नहीं है, तुम्हारा जीएसटी अमाउंट तो ₹50 पे ही कैलकुलेट होगा। और अगर सेम सब्सिडी हमने को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती तो फिर अपने 20 ही लेते, अपने एड ऑन नहीं करते। इसलिए मैं बोला ना, कई बार एग्जाम में क्या होगा, आपको ये वाला फिगर देगा तो ऐड मत कर देना, ऐड मत कर देना, लेस मत कर देना, कुछ मत करना, बस ये फिगर लिख के नोट लिख के आ जाना कि गवर्नमेंट से मिला है इसलिए विल नॉट बी एडेड टू द प्राइस, सिंपल है। पिंक है, सोल्ड किया गुड्स टू ऑरेंज, कब किया, 15 जनवरी को, 50,000 का, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट, उसने चार्ज किया आईजीएसटी 9,000। द टर्म स्टिपुलेटेड डिस्काउंट ऑफ 2% विल बी गिवन ओपीएल इफ इट्स मेक द पेमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ सप्लाई। ओपीएल ने क्रेडिट अवेल कर दिया 9,000 का जनवरी में, एंड पेमेंट उसने कर दिया 10 फरवरी को, 15 जनवरी 10 फरवरी, 30 डेज के अंदर पेमेंट हो गया तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पीपीवीएल उसको क्रेडिट नोट इशू करेगा, एंड
ओपीएल इतना, आफ्टर रिसीविंग क्रेडिट ओपीएल क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा आईटीसी को 180 जो कि एट्रीब्यूटेबल है टू द डिस्काउंट गिवन। समझ गया किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ग्रैंड बिस कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी टू कंडक्ट अ डीलर बेच, ग्रैंड बिस contract with vendor to deliver the goods and services like water, soft drinks at the venue at stipulated date. The soft drink supplier wants payment upon delivery. तो ABC company agrees to pay bill raised by software drinks on grand bis. यानी grand bis है उसका जिम्मेदारी था, वो सप्लायर था, उसका जिम्मेदारी था ये सब वाटर वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह अरेंज करने का, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक वेंडर को, वेंडर आके अरेंज करके चला गया, वेंडर क्या किया सर पे चढ़ गया, बोला नहीं मेरे को अभी पेमेंट दो, अभी पेमेंट दो, अभी पेमेंट दो। तो ग्रैंड बिस उस समय था नहीं वहां पे, तो एबीसी कंपनी पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ ग्रैंड बिस, बट इसके लिए लाइबल कौन था, ग्रैंड बिस। पेमेंट कौन किया, एबीसी कंपनी। तो ये ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय ग्रैंड बिस टू एबीसी एंड कंपनी। सिंपल है, आ जाओ इधर। ऐसे लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है बिस्किट्स का, प्राइस है उसका 200 ग्राम पैक ऑफ बिस्कुट सोल्ड बाय ऐसे इस ₹30। इट हैज रिसीव सब्सिडी ऑफ ₹5। 30 रुपया प्राइस था, 5 रुपया सब्सिडी है, यानी वो कितना रुपया में बिक रहा मार्केट में, 25 रुपए में। और इसने सीएसआर एक्टिविटी के तहत किया है, ठीक है। किसने किया, एनएम लिमिटेड ने। एनएम लिमिटेड गवर्नमेंट है, नहीं है, नहीं है तो उसको ऐड कर देंगे, याद रखना इस बात को। ऐसे लिमिटेड 1000 पैकेट बिस्किट का दिया 25 रुपया करके, 30 रुपया था, 5 रुपया सब्सिडी तो आ गया 25 रुपया। MA Limited during the tax period landing charges 1200 has been paid separately for MA Private Limited. MA Private Limited delayed the payment of consideration and thus paid a ₹5,000 as interest. No separate amount of GST is paid on interest by MA Limited. हमेशा इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ही मानेंगे, याद रखना इस बात को भूलना मत। 18% है टैक्स रेट। तो यहाँ क्या हो गया, प्राइस ऑफ बिस्कुट हम लोग लेंगे 25, इसमें हम लोग ऐड करेंगे सब्सिडी जो कि नॉन गवर्नमेंट से मिला है 5 रुपया, लैंडिंग चार्जेस ऐड करेंगे 1200, और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट जो है वो कितना का है, 5000 का है। तो अपने क्या मानेंगे, दिस 5000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसका 118% करके 4237 निकाल लेंगे और फिर 35437 निकाल देंगे। सिंपल है। अब आगे अपने रूल्स में, अपने रूल्स में क्यों आते हैं, अपने रूल्स में आने का रीजन बस एक ही है, याद रखना, रूल्स में तभी आना जब ऊपर की कोई एक कंडीशन ब्रीच हो जाए। अल्टिल अनलेस ऊपर की कोई कंडीशन ब्रीच हो, रूल्स में मत आना। 27, 28, 29, 30, 31 और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है वो आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ यहाँ पे फोकस करो 27, 28, 29 में। क्या हुआ, गिव अप करके नवंबर में जाने का मन कर रहा है? भाई मेरे बात सुन, नवंबर में जाएगा तो भी तुम्हारे पास इतना ही टाइम रहेगा, अभी भी एग्जाम देगा तो भी तुम्हारे पास इतना टाइम रहेगा, इसके पहले भी तुम्हारे पास इतना टाइम था, अभी भी तुम्हारे पास इतना टाइम है, पहले भी इतना ही टाइम रहेगा, टाइम हमेशा इतना ही रहेगा, तो उसको इतने ही टाइम में प्रिपेयर करना। तो गिव अप वाला बात तो पहले दिमाग से हटा दे, एग्जाम देना है, देना ही है, भले कितना भी प्रिपेयर हो एग्जाम देना है, और भले ही कितना भी क्या प्रिपेयर हो, अभी 1 मंथ है ना, 1 मंथ इज सफिशियंट। अगर यहाँ पे आके अच्छे से फोकस करो, करवाते हैं आईडीटी, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, आ जाओ। 27, व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट फुल्ली इन मनी, तो कौन सा कंडीशन ब्रीच हो गया, तो अपना जो कंडीशन ब्रीच हो गया, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, ये ब्रीच हो गया। तो अपने 27 में आएंगे। 27 क्या बोलता है, अगर नॉट होल्ली इन मनी, यानी मान लो कोई एक तुमको घड़ी दिया और कुछ रुपए दिया, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, उस सिनेरियो में क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू। अच्छा, ये सीक्वेंस को ही फॉलो करना है, सीक्वेंस को छोड़ना मत। तो सीक्वेंस में सबसे पहले अपने क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू का लेंगे, जो भी सर्विस तुमने दी है वो वाली, जो घड़ी तुमको मिली है वो नहीं, जो सर्विस तुमने दी है, जो गुड्स तुमने दिया उसका ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे एज ट्रांजैक्शन वैल्यू। और या तो फिर वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तभी सेकंड में आएंगे, और जब सेकंड में आएंगे तो अपने को पता चला कि जितना कंसिडरेशन इन मनी मिला, यानी कुछ रुपए मिले वो ले लो, प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन नॉट मनी, मतलब जो वॉच मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, जो वॉच मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। ये सेकंड में आ गए। अब मान लो ये भी पॉसिबल नहीं है कि घड़ी का कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या लेंगे, फिर थर्ड में आएंगे वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। फिर थर्ड में आएंगे वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो रूल 30 एंड 31 में आएंगे।
तो 27 बहुत सिंपल है। अगर कंसिडरेशन नॉट होल्ड इन मनी तो क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू सबसे पहले। अब ओपन मार्केट वैल्यू तुमको नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, जितना तुमको कैश मिला वो ले लो, प्लस जितना तुमको काइंड मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, दोनों को जोड़ दो। अब ये भी नहीं है तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी में आओ। अब ये भी नहीं है तो फिर 30 एंड 31 में आओ। रूल नंबर 28 क्या बोलता है, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। फिर एक रूल ब्रीच हो गया। तो सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन, यहां पे अपने सबसे पहले क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू सबसे पहले, अगर है तो, नहीं है फिर नेक्स्ट में आएंगे। वैल्यू क्या लेंगे, कंसिडरेशन मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन मनी, ये लेंगे ना। अरे आपको कोई पागल बनाएगा, पागल थोड़ी बनोगे, आप तो इंटेलिजेंट हो ना। वो कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अपने जो ब्रीच हुआ कंडीशन वो रिलेटेड वाला ब्रीच हुआ है, ये वाला थोड़ी ब्रीच हुआ है। अच्छा वन मोर थिंग याद रखना कि हो सकता है रिलेटेड तुमको ये भी दे और ये भी दे, तो उस सिनेरियो में क्या लगाओगे, ये वाला लगाना। क्यों, क्योंकि अगर कोई एक स्पेसिफिक रूल एग्जिस्ट करता है तो वही अप्लाई करते हैं, जनरल रूल अप्लाई नहीं करते। ये लॉ का नियम है। आप लोग लॉयर हो, आप लोग को पता है, आप लोग सीए बनने वाले, आप लोगों को तो ये बात तो पता ही होगी। आ जाओ इधर। तो हम लोग क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू। सेकंड हम लोग क्या प्रायोरिटी लेंगे, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी ओपन मार्केट वैल्यू, सेकंड प्रायोरिटी वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। और ये भी नहीं मिला तो रूल 30 या 31। प्रोविजो 1 क्या बोलता है, इफ फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स इज एज सच बाय रेसिपेंट, तो ऑप्शन है सप्लायर के पास कि वो वैल्यू क्या लेगा, 90% ऑफ प्राइस चार्ज फॉर लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रेसिपेंट। मतलब प्रोविजो 1 क्या बोलता है कि सप्लायर के पास ऑप्शन है, वो क्या वैल्यू ले सकता है, वो 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ले सकता है। पर वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी किसकी होनी चाहिए, रेसिपेंट वाली, जो फर्दर सप्लाई करेगा। एक प्रोविजो 2 भी क्या बोलता है कि रेसिपेंट एलिजिबल है फुल आईटीसी, यानी रेसिपेंट है उसको फुल आईटीसी मिलने वाला है। तो उस सिनेरियो में ओपन मार्केट वैल्यू क्या लेंगे, जो भी वैल्यू डिक्लेयर करेगा सप्लायर वही ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 10,000, 10 लाख, 20 करोड़, जितना भी डिक्लेयर करेगा वही ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। तो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन में रूल 28 में अपने क्या पढ़े, सबसे पहले अपने क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी लेंगे। ये भी नहीं है तो क्या लेंगे हम लोग, रूल 30 एंड 31। बट दो प्रोविजो एग्जिस्ट करता है। प्रोविजो 1 क्या बोलता है कि ऑप्शन है सप्लायर के पास, वो चाहे तो 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी वैल्यू ले सकता है, पर रेसिपेंट का। ठीक है। सेकंड में क्या बोलता है कि जो भी ओपन मार्केट वैल्यू डिक्लेयर करेगा ना सप्लायर, वही मान लेंगे अगर रेसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, और उसको फर्दर सप्लाई करेगा उसी गुड्स को। बट एक चीज तुम यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। तो इस चीज को याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो मेरे को पता आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये वाला लगा के आ जाओगे। नहीं, इसमें नहीं जाना है, सबसे पहले इधर आना है। ओपन मार्केट वैल्यू अगर है तो पहले वो ले लो, इसमें बाद में आना है। अगर ये नहीं है फिर यहाँ आओ। इस वाले के में फिर तुम चाहो तो ये वाला ऑप्शन लगा सकते हो, बट सबसे पहले अगर ओपन मार्केट वैल्यू एग्जाम में दिया हुआ है ना तो ओपन मार्केट वैल्यू ही लेके आना। ये वाला गलती लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं करोगे, आप तो इंटेलिजेंट हो ना। रूल नंबर 29, रूल नंबर 29 क्या बोलता है, अगर प्रिंसिपल और एजेंट, यानी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कभी भी सप्लाई होगा ना तो 29 लगाना, ना 15(1) लगाना, ना 27 ना 28, स्ट्रेट अवे 29 लगाना सिर्फ। तो रूल 29 प्रिंसिपल एंड एजेंट के लिए वो क्या बोलता है, सबसे पहले ले लो ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो ये वाला तो अपने लेंगे नहीं, कंसिडरेशन मनी वाला। वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला लेंगे, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि 90% ऑफ प्राइस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपेंट वेयर गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई। मतलब जो वहां प्रोविजो था वो यहाँ मेन रूल में है। एंड रूल 30 एंड 31 अगर कुछ नहीं मिला तो प्रिंसिपल और एजेंट। रूल 29 क्या बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो एक काम करो, 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रेसिपेंट, वो वाला वैल्यू ले लो। ठीक है, अगर वो फर्दर सप्लाई होने वाला है तो। इसमें भी सेम चीज है, गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सर्विस का फर्दर सप्लाई तुम कैसे शो करोगे, नॉट पॉसिबल ना, इसलिए यहाँ पे गुड्स को लिया गया है। नहीं तो रूल 30 एंड 31। ओके, तो 27 अगर कंसेशन होली मनी नहीं है, 28 डिस्टिंक्ट पर्सन, रेटेड पर्सन, 29 प्रिंसिपल और एजेंट, जो भी होगा अकॉर्डिंगली वो रूल लगा के आ जाना। ऑलवेज सीक्वेंस में जाना, सीक्वेंस ब्रीच मत करना, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती ये होता है, क्वेश्चन आपको दिया रहता है, आप ये वाला आंसर लिख के आ जाओगे, ये आंसर मत लिखना। अगर ओपन मार्केट वैल्यू दी है तो यही आंसर होगा। ओके, अब देखो रूल 30 और 31 तब से सुने जा रहा हूँ, क्या है, अरे कुछ नहीं है रे, सिंपल है। कुछ नहीं मिल रहा ना तो 110% मार देना, कुछ नहीं मिल रहा ना 110% मार देना। किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ
प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये तीनों में से कोई एक जरूर दिया होगा, उसका 110% मार देना। सिंपल। इससे क्या आएगा, इससे वैल्यू आएगा, इस पे जीएसटी लगेगा, ये जीएसटी नहीं निकाल रहा, इससे वैल्यू निकाल रहा, वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लायर में ऑफ फॉर रूल 31 इंस्टेड ऑफ 30। 31 क्या बोलता है, बेस्ट जजमेंट, रेसिडुअल मेथड है, कुछ नहीं समझ में आया तो बेस्ट जजमेंट लगा के निकाल देंगे। सिंपल। एक्स लिमिटेड ऑफर करता है न्यू मोबाइल वर्थ ₹20,000 इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मोबाइल और कैश पेमेंट लेता है 16,000 का। द नोन मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू मोबाइल विदाउट एक्सचेंज इज 20,000, तो अपने क्या लेंगे, 20,000 लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने यहाँ क्या बोले, सबसे पहले क्या लेते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू, ये बाद में लगाएंगे, अगर ये अवेलेबल है तो यही लगा देंगे ना। एक लैपटॉप इज मैन्युफैक्चर सप्लाइड फॉर 40,000 और उसके साथ हम लोग प्रिंटर भी फर्दर विटर 4,000 इज ऑल्सो रिसीव्ड इन बाटर। ठीक है, 40,000 प्लस 4,000, मार्केट वैल्यू नॉट नोन। अब मार्केट वैल्यू नोन नहीं है तो ये पॉइंट गया, ब्रीच हो गया, ये बचा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कंसिडरेशन इन मनी जो 40,000 निकला, प्लस फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन नॉट इन मनी यानी प्रिंटर का 4,000, तो टोटल कितना हो गया, 44,000, ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू, इस पे जीएसटी लगेगा। इफ गुड्स आर रिप्लेस्ड बाय सर्विस, अच्छा यहाँ जो कंपनी फैक्ट्री इज लोकेटेड इन नोएडा, डिपो इज इन गुरुग्राम। अब ये कौन सा केस हो गया, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपने ये वाला रूल अप्लाई करेंगे 28। तो 28 जब हम लोग रूल अप्लाई करेंगे उसमें क्या लिखा रहता है, इसमें सबसे पहले अपने क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं है तो वैल्यू लाइक एंड क्वालिटी, और प्रोविजो है दो तो जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ गुड्स का बात हो रहा है, याद रखना, और डिपो इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो जितना ओपन मार्केट डिक्लेयर करोगे उतना ले लेंगे। Noida factory ships the good directly to customer in Gurugram and bills the Gurugram depot. Option of billing Gurugram depot at 1 lakh. It can also bill Gurugram depot on actual cost as Gurugram is eligible for full ITC. और अगर यहाँ सर्विस होता तो 90% वाला अपने the option of valuing 90% will not be available. However, since the eligible for full ITC, the value of taxable service declared in the invoice shall be taken as open market value. Supply of goods to his agent. Agent is supplying goods of like kind and quality. 1,000 रुपया सब्सिक्वेंट, एजेंट 1,000 रुपये में कर रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, एबीसी ऑल्सो सप्लाई गुड्स टू अनरिलेटेड कस्टमर, अच्छा ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है 950, तो अपने क्या लेंगे 950। ओके, सो यहाँ अपना खत्म होता है रूल 27, 28, 29, 30 एंड 31। अब अपने चल रहे स्पेशल केसेस। स्पेशल केस मतलब क्या होगा, अब जो बोल रहा हूँ ना उस पे ना 15 लगेगा, ना 27, ना 28, ना 29, ना 30, ना 31, अब जो बोल रहा हूँ उस पे बस वही रूल लगेगा। ठीक है, ऐसे यही रूल लगेगा, तो एक चीज याद रखना, इससे अपने वैल्यू निकालेंगे और इस पे टैक्स लगाएंगे। अब बार बार ये क्यों बोल रहे हैं वैल्यू निकालेंगे टैक्स लगाएंगे, तुम लोग पागल नहीं हो, मेरे को पता है कोई तुम लोग को पागल बनाएगा, तुम लोग बनोगे नहीं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा चांसेस होता है बनने का, इसलिए मैं पहले से क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि ये गलती हो जाती है। अपने क्या करते हैं, वैल्यू जो निकाल रहे हैं उसको ही जीएसटी समझ के आ जाता है और वहीं पे जीएसटी कैलकुलेट कर देता है, तो दैट्स रॉन्ग। अपने इससे वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पे जीएसटी लगाएंगे, जो भी रेट होगा 18%, 5%, जो भी एग्जाम में दिया होगा अकॉर्डिंगली वैसे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए क्या है स्पेशल केसेस, फटाफट देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग। तो क्या बोला, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में वैल्यू क्या लेंगे, तो अगर आपका लॉटरी है, ठीक है, तो लॉटरी के केस में 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू या प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, विच एवर इज हायर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी है तो 100/128 करेंगे, इससे वैल्यू आएगा, इस पे टैक्स लगाएंगे, इसका रेट 28% ही होने वाला है, तो इस पे 28% टैक्स लगाएंगे, लेकिन 100/128 इंटू क्या करें, इंटू 1 और 2 विच एवर इज हायर। व्हाट इज 1, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, और सेकंड प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, विच एवर इज हायर, ये दोनों में जो भी हायर है उसका 100/128 करेंगे। और बेटिंग एंड गैम्बलिंग के केस में 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बेट और अमाउंट पेड इंटू टोटलाइज दैट, इसमें हायर नहीं, दोनों में से कोई एक दिया होगा उसका आप 100% मार के आ जाना। बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग में वही उसका वैल्यू होगा, उस पे टैक्स निकालना भूलना मत। एग्जांपल, द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट रन अ लॉटरी वेयर द फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट इज 250 एंड द प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट इज 260, तो 250 और 260 विच एवर इज हायर, 250 हायर है, 260 हायर है, 260 लेंगे। तो अपने क्या करेंगे, 260 इंटू 100/128 तो आएगा अपना 203, तो ये 203 है, ये क्या है, ये 203 रुपए जो है
ये वैल्यू है, याद रखना। फिर इस पे अपने 28% जीएसटी लगा के फिर जीएसटी निकाल देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। याद रखना ये वैल्यू है, यहाँ गलती हो जाती है। अगर आप बुक टिकट करो, टिकट बुकिंग कर रहे हो, अगर आप ट्रैवल बाय एयर है, ठीक है, याद रखना ट्रैवल बाय एयर में बुकिंग टिकट में क्या होता है, अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, और इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर आपको लेना है। डोमेस्टिक बुकिंग के लिए 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल के लिए 10% ऑफ बेसिक फेयर। बेसिक फेयर क्या होता है, जिसपे कमीशन चार्ज करता है एयर ट्रैवल एजेंट, सिर्फ वही वाला प्राइस, इसमें कोई अदर चार्जेस और टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते बेसिक फेयर में। अच्छा, ये 5% ऑफ बेसिक फेयर मारेंगे तो क्या आएगा, जीएसटी नहीं, इससे वैल्यू आएगा और फिर इस पे जीएसटी लगाएंगे, ठीक है, भूलना मत, बार बार बोल रहा हूँ। बाइंग एंड सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स, पता है इसमें पहले बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में बस इतना ही आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, याद रखना। बाइंग और सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, आईटीसी नॉट टेकन ऑन परचेज, अगर आईटीसी नहीं लिया परचेज के टाइम में तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस वही उसका वैल्यू ले लेंगे। अगर आईटीसी टेकन ऑन परचेज तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(1) प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल ले लेंगे। Normally, GST is charged on transaction value of goods. However, in respect of second-hand goods, a person dealing in such good may allowed to pay tax on the margin. Margin क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो मार्जिन है उस पे जीएसटी लगा देना। Dealer purchases a second-hand Maruti Alto car for rupees 3 lakhs from an unregistered person. He incurs 30,000 जो minor furbishing and sells the car for 3,50,000. द कंपनी डज नॉट अवेल एनी आईटीसी, अब कंपनी ने आईटीसी अवेल नहीं किया तो यहाँ पे आ गया सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस अपने को लेना है। द वैल्यू ऑफ जीएसटी विल बी 50,000, कैसे 3 lakhs में परचेज किया था, 350 में सेल किया, तो जो डिफरेंस आया 50,000, ये हुआ वैल्यू, अब इस पे जीएसटी लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस नहीं बोल रहा हूँ, जनरल इंश्योरेंस 15(1), लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ एलआईसी वाला, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तीन प्रकार के होते हैं, सेविंग, सेविंग एनुअल, रिस्क पॉलिसी। सेविंग, सेविंग एनुअल और रिस्क पॉलिसी। सेविंग पॉलिसी जो आपको बेची जाती है ना, तो याद रखना जो सेविंग पॉलिसी बेची जाती है उसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट और एक होता है आपका रिस्क एलिमेंट। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, एक होता है आपका रिस्क एलिमेंट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट एलिमेंट आपको बता दिया जाता है ना कि इतना रुपया आपका जो हम लोग ले रहे हैं उसमें से इतना रुपया हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो अगर आपको इंटीमेट कर दिया जाता है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, वैल्यू क्या लेंगे, जितना भी ग्रॉस प्रीमियम चार्ज करेगा उसमें से वो इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, तो जो बचा वो वैल्यू आया उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर आपको इंटीमेट नहीं किया, बताया ही नहीं कितना रुपया आपसे इन्वेस्ट करेगा आपकी पॉलिसी से, तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर जो पहला साल होगा 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज को वैल्यू लेंगे, उस पर जीएसटी लगाएंगे। फिर सब्सिक्वेंट बाकी सारे कमिंग ईयर्स में 12.5% प्रीमियम चार्ज करेंगे, और जितना प्रीमियम चार्ज है उसका 12.5% लेंगे, वो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी लगाएंगे। ओके, क्लियर। सेविंग पॉलिसी में क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट एलिमेंट आपको बता दिया तो ग्रॉस प्रीमियम से इन्वेस्टमेंट एलिमेंट माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी लगा देना। इन्वेस्टमेंट आपको इंटीमेट नहीं किया गया तो उस केस में 25% जितना प्रीमियम चार्ज किया उसका 25% ले लेना फर्स्ट ईयर में, और सब्सिक्वेंट ईयर्स के क्वेश्चन है तो उस केस में 12.5% ले लेना प्रीमियम चार्ज का। एक होता है सेविंग एनुअल पॉलिसी, इसमें बहुत सिंपल है, सीधा 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम मार देना, वही वैल्यू होगा उसी पे जीएसटी ले लेना, 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम। और रिस्क पॉलिसी एक होती है, उसमें सिंपल है, कुछ भी 10% कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ग्रॉस प्रीमियम जितना भी चार्ज है ना वही वैल्यू, जो भी प्रीमियम चार्ज है वही वैल्यू इन केस ऑफ रिस्क पॉलिसी। याद रखना लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जाम्प्ट होता है, लाइफ इन माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जाम्प्ट होता है, जी हाँ, एग्जाम्पशन को भी यहीं पे डाल दिया हूं। नेक्स्ट बात करते हैं प्योर एजेंट। कोई भी एक्सपेंस जो कि इनकर किया गया एज अ प्योर एजेंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। कोई भी एक्सपेंस जो भी अपने इनकर्ड किया एज प्योर एजेंट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। कंडीशन क्या है, सप्लायर जो होना चाहिए वो एक्ट एज प्योर एजेंट होना चाहिए, अमाउंट शोन सेपरेटली इन इनवॉइस होना चाहिए, सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय प्योर एजेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी इन एडिशन टू दिस सर्विस ही सप्लाईज, जो भी वो एडिशन में। नहीं समझ में आ रहा है, अब समझेगा ना। फर्म ए इज एंगेज्ड इन हैंडलिंग लीगल वर्क, फर्म ए है वो लीगल वर्क हैंडल करता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी को हम लोग इनकॉर्पोरेट करने वाले। अदर देन इट्स सर्विस फीस, सर्विस फीस तो हम लेंगे, उसके अलावा हमने क्या किया, ए ऑल्सो रिकवर्स फ्रॉम बी रजिस्ट्रेशन फी एंड अप्रूवल फी। अब मेरे को बताओ, रजिस्ट्रेशन फी और अप्रूवल फी उसने रिकवर किया उससे। द फीस चार्ज बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल ऑफ द नेम आर कंपल्सरली लेविड ऑन बी। तो ये पैसा क्या एजेंट की जेब में जा रहा है, नहीं ना, वो तो बस कलेक्ट करके रजिस्ट्रार को पे कर रहा है। किस फी की बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फी और अप्रूवल फी।
उसकी सर्विस फी की बात नहीं कर रहा, वो तो उसी के जेब में जाएगा, पर रजिस्ट्रेशन फी और अप्रूवल फी तो रजिस्ट्रार की जेब में जाएगा ना, वो तो बस ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपेंट पे कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज मेयरली एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट, और जितना भी ये फी है, रजिस्ट्रेशन फी, अप्रूवल फी, वो ऐड नहीं करेंगे। ए इज एन इम्पोर्टर एंड बी इज अ कस्टम ब्रोकर, ठीक है। A also authorized B to incur expenditure on his behalf for procuring service of transporter and agree to reimburse B for transportation cost at actual। तो A ने उसको रखा और B ने क्या किया, उसका माल क्लियर करवाया गोडाउन से, सॉरी कस्टम वेयर हाउस से, कस्टम स्टेशन से, और फिर क्या किया, उसके बाद उसने उस माल को ट्रांसपोर्ट में लोड किया और भेज दिया, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बी ने पे किए। पर क्या बी लाइबल है उसको पे करने के लिए? नहीं, वो सिर्फ ए ने उसको बोला, इसीलिए वो कर रहा ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो द एंसिलरी सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोक्योर्ड बाय बी ऑन बिहाफ ऑफ ए एज प्योर एजेंट, तो ये ऐड नहीं करेंगे उसके, ठीक है। The important thing to note that pure agent does not use the goods or services so procured for his own interest। जैसे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन वो अपने लिए तो यूज नहीं कर रहा है ना, भी वो तो ए के लिए यूज कर रहा है। एंड दिस फैक्ट हैज टू बी डिटरमाइंड ऑन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये फैक्ट केस टू केस डिपेंड करता है। तो अपने क्या कर लिए, प्योर एजेंट भी अपने कर लिए, अपने लाइफ इंश्योरेंस कर लिए, अपने यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड कर लिए, और वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला भी कर लिए, डोमेस्टिक ट्रैवल भी कर लिए, और ये क्या, वैल्यू सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग भी अपने कर लिए। अब अपने स्ट्रेट अवे बढ़ रहे हैं वाउचर, वैल्यू ऑफ वाउचर। वैल्यू ऑफ वाउचर जल्दी बताओ, वाउचर का टीओएस कब आता है? अभी किया था ना, सोच लिया, ठीक है। अगर पता है किस चीज में रिडीम होने वाला है, तो जिस दिन इशू किया वही उसी दिन उसका टीओएस आएगा। अगर नहीं पता है तो जिस दिन रिडीम किया उस दिन उसका टीओएस आएगा। बट उसका वैल्यू क्या लेंगे, उसका वैल्यू ऑलवेज विल बी मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिडीमेबल। जिस चीज में वो रिडीम हुआ वही उसका वैल्यू लेंगे, जिस चीज में भी वो रिडीम हुआ वही उसका वैल्यू लेंगे, उस पर जीएसटी लगाएंगे। ओके, वेरी गुड। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में डील करते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास दो ऑप्शन है, ए बी। इसको ए बी भी कभी कभी बोलता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन वन ऑप्शन टू कंफ्यूज मत होना। अगर ए बी लिखा होगा तो समझ लेना ए मतलब ये, बी मतलब ये। बता रहा हूँ, इधर आओ ना। अगर फॉरेन करेंसी से रुपया में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरेन करेंसी से रुपया में कन्वर्ट करा रहे, आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, तो क्या लेंगे, डीलर बाइंग और सेलिंग रेट माइनस आरबीआई बेस रेट। डीलर बाइंग एंड सेलिंग रेट माइनस आरबीआई का बेस रेट। आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो क्या लेंगे, सीधा 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन रुपीज। 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन रुपीज, ये 1% से वैल्यू आएगा, इस पे जीएसटी लगाना। गलती से इस 1% को जीएसटी मत समझ लेना। अगर फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर क्या करेंगे, दोनों करेंसी को रुपया में कन्वर्ट करो, आरबीआई का रेट लगा के दोनों करेंसी को रुपया में कन्वर्ट करो, आरबीआई का रेट लगा के। फिर दोनों में जो लोअर है उसका 1% ले लो, दोनों में जो लोअर है उसका 1% ले लो, इससे वैल्यू आएगा, इस पे जीएसटी लगाना। तो ये हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, जो कि क्या बोलता है, इनकम टैक्स की तरह, जैसे अपना स्लैब है ना वैसे। अगर आपका एक्सचेंज वैल्यू इज अप टू ₹1,00,000, अगर 1 लाख तक का आपका एक्सचेंज वैल्यू है, तो तब क्या होगा, सिर्फ 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ही आपका वैल्यू लेंगे, बट मिनिमम ₹250 तो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने यहाँ 1% किया और वो आया ₹200, तो पर यहाँ पे आप वैल्यू क्या लोगे, ₹250 लोगे, 200 मत लेना, क्योंकि मिनिमम 250 तो लेना ही पड़ेगा। मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, मिनिमम 250 तो लेना ही पड़ेगा। ओके, अगर आपका 1 लाख से 10 लाख तक का एक्सचेंज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू 1 लाख से 1 लाख से ज्यादा एंड अप टू 10 लाख, तो उस केस में 1000 प्लस 0.5%, ये जो फॉर्मूला लिखा हूं यही अप्लाई कर देना, फिर ऊपर वाला मत करना। तो आइदर किसी एक में आपका फॉल करेगा। तो 1000 प्लस 0.5% ऑफ एक्सचेंज वैल्यू माइनस 1 लाख, ऑफ एक्सचेंज वैल्यू माइनस 1 लाख, 0.5%। ओके, और मोर देन 10 लाख है तो 5500 प्लस 0.1%, 0.01 नहीं बोल रहा हूँ, 10% नहीं बोल रहा हूँ, 0.1% बोल रहा हूँ, ऑफ एक्सचेंज वैल्यू माइनस 10 लाख, बट मैक्सिमम 60,000, 60,000 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। मान लो इसकी वजह से आपका वैल्यू जो आया वो आया 61,000, पर आप 61,000 वैल्यू नहीं लोगे, आप वैल्यू लोगे ओनली 60,000 रुपीज। ओके, होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक्सचेंज रेट क्या यूज करना है, एक्सचेंज रेट गुड्स के केस में अपने को यूज करना है सीबीआईसी का रेट, सर्विस के केस में गैप का रेट। किस दिन का डेट, टीओएस 12, टीओएस 13 गुड्स के सर्विस के केस में, सिंपल है। अब यहां जो ऑन 10th में मिस्टर डोसी ने कन्वर्ट किया $1000 को
इंटू 7 $1000 को उसने कन्वर्ट किया 74 रुपीज करके, तो 7400 रुपीज में उसने कन्वर्ट किया। आरबीआई रेफरेंस रेट उस दिन कितना था 75। तो अपने क्या पढ़ के आए ऑप्शन ए में, जब भी ये दिया होगा तो समझ लेना कि ऑप्शन ए ही बोल रहा है अप्लाई करना है। 75 माइनस 74 कितना होता है 1 रुपया, 1 रुपया इंटू $100 कितना होता है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज विल बी वैल्यू और इस पे जीएसटी आएगा 100 रुपीज एंड जीएसटी लेवेबल ऑन दिस अमाउंट। और अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होता, तो आरबीआई का रेफरेंस अवेलेबल नहीं होता तो क्या करते हैं 1% लेते। तो 7400 का 1% अगर अपने लेते तो कितना आता 74 रुपीज। सिंपल। डॉलर 9000, अच्छा ये छोड़ो इधर, सीधा इस वाले पे आ जाओ। एक्स प्राइवेट लिमिटेड अ मनी चेंजर हैज एक्सचेंज $1000, $10,000 और इंडियन रुपीज 74 करके। द वांट टू नो बी, देखो मैंने क्या बोला था ए बी करके आता, तो बी बोला तो मतलब समझ लेना स्लैब वाला। स्लैब वाले में अपने को देखना पड़ेगा कितना रुपया में कन्वर्ट हुआ है। तो ये कितना $1000 इंटू 74, तो 1000 इंटू 74 कितना होता है 7,40,000। 7,40,000 कहाँ फॉल करेगा, इधर इधर या इधर, तो 7,40,000 यहाँ फॉल करेगा। तो इसमें अपने क्या लेंगे 1000 प्लस 0.5% इंटू 7,40,000 माइनस 1,00,000, जो कि आपका आ जाएगा 4,200। अब ये 4,200 जो है ना, ये है आपका वैल्यू और इस पे जीएसटी निकालना। गलती से इसको जीएसटी अमाउंट मत समझ लेना। चलो अब इधर आ जाओ एक बारी, चलो इसको देख लेते हैं। दिख रहा है मिस्टर एयरलाइन सॉरी मेसर एयरलाइन एसोसिएट हैज सोल्ड अ टिकट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू सिंगापुर एंड अदर फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द मंथ। यानी एयर से जा रहे हैं, ऑब्वियसली सिंगापुर तो पैदल नहीं जा पाएंगे, ट्रेन से अभी तक नहीं बनी है। तो टोटल अमाउंट चार्ज इज 30 lakhs एंड 10 lakhs इज टूवर्ड्स पैसेंजर टैक्स। तो पैसेंजर टैक्स का 10 lakhs हटा देंगे, बचा 20 lakhs। 20 lakhs अगर इंटरनेशनल है तो हम लोग लेंगे 10%। तो अपने क्या किए, अपने सिंपल है 30 माइनस 10 किया तो आया अपना 20, और इस 20 का आपने किया 10%, तो अपने आया कितना 2 lakhs। और इस 2 lakhs के लिए अगर टैक्स रेट इज 18%, तो 18% इस पे टैक्स लगा देंगे। सिंपल, ये है वैल्यू और इससे जो आएगा वो आएगा टैक्स अमाउंट। सिंपल है एकदम, बहुत इजी है। सो दैट्स इट, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका यहाँ पे एंड होता है। होप सो आपको मजा आ रहा होगा जीएसटी रिवीजन में। आपको ये वाला बुक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर परचेज कर लेना। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, वीडियो को भी लाइक कर दो अगर पसंद आ रही है तो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, क्योंकि तुम्हारे कमेंट की वजह से ही फिर मैं और वीडियो बना पाऊंगा यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कम ऑन, क्या करो, सिर्फ वीडियो देखते हो भाग जाते हो। लाइक भी करो और कमेंट भी करो और लोगों के साथ शेयर करो यार। 12 डे सीरीज चल रही है, पूरी आईडीटी खत्म हो जाएगी इंक्लूडिंग कस्टम, तो सबका बेनिफिट होना चाहिए ना, तो सबके साथ शेयर कर देना। एंड टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, अच्छे से पढ़ो, ये रीड कर लेना कंसाइज बुक से, और उसके बाद फटाफट जाके अपना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन अपना वाला भी है, उसको भी सॉल्व कर सकते हो, जो तुम्हारे पास है वो भी सॉल्व कर सकते हो। एंड अच्छे से इसको खत्म करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करना एंड टेक केयर और हंसते रहा करो, ठीक है। चलो बाय बाय।